इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सोयल एंड क्रॉप्स के बारे में। बाकी जो दूसरे टॉपिक्स हैं इससे पहले हम उन्हें दूसरी वीडियोस में कवर कर चुके हैं। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो सोयल एंड क्रॉप्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोयल्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह की सोयल जो है वो मिलती है। इन सम पार्ट्स दे आर क्ले सोयल, कुछ जगह पर क्ले सोयल मिलती है। इन सम पार्ट्स there is loamy soil, while in some other parts there is sandy soil। तो तीन तरह की सोयल हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट इसमें। तो क्ले सोयल होगी, लोमी सोयल होगी और सैंडी सोयल होगी। सोयल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। तो सोयल पे इन सब चीजों का इफेक्ट पड़ता है, बारिश का, तेज हवा का और टेम्परेचर का, लाइट का, ह्यूमिडिटी। These are some important climatic factors। ये कुछ important climatic factors हैं। क्लाइमेट के जो फैक्टर्स होते हैं कि बारिश कितनी होनी है, कौन से मंथ में होनी है बारिश, कितनी ह्यूमिडिटी रहनी है। ठीक है, जैसे जून का मंथ होता है तो उसमें बहुत ज्यादा गर्मी होती है, उसमें ह्यूमिडिटी जो है बिल्कुल नहीं होती है। और जुलाई में जब बारिश होती है, जुलाई अगस्त में, तो उसमें वाटर की जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एनवायरमेंट में जो है बारिश के बाद रुकी रहती हैं। तो इस तरह से जो बारिश के दिनों में पसीना भी नहीं सूखता है, तो इसलिए जो ह्यूमिडिटी है तो उस टाइम ज्यादा रहती है, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम रहता है वहां पर वाटर का। तो सॉइल इज अफेक्टेड बाय विंड, रेनफॉल, टेम्परेचर, लाइट एंड ह्यूमिडिटी। दीज आर सम इंपोर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर्स विच अफेक्ट द सोयल प्रोफाइल। ये कुछ क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जो सोयल के प्रोफाइल को अफेक्ट डालते हैं। ज्यादा बारिश होती है उससे भी सोयल का प्रोफाइल चेंज हो जाएगा, टेम्परेचर ज्यादा रहता है वहां भी सोयल का प्रोफाइल चेंज हो जाएगा। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं, जो जैसे टेम्परेचर, रेनफॉल वगैरह, जिनसे सोयल का प्रोफाइल बदल जाता है एंड ब्रिंग चेंजेस इन द सोयल स्ट्रक्चर, जो कि सोयल की स्ट्रक्चर में चेंज लेके आता है। तो इसीलिए कहीं पर ज्यादा सैंडी सोयल होती है, कहीं पर लोमी सोयल मिलती है, कहीं क्ले मिलती है। तो द क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज वेल एज द कंपोनेंट्स ऑफ सोयल। तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स और सोयल के जो कंपोनेंट्स हैं डिटरमिन द वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट माइट ग्रो इन एनी रीजन। तो एक तो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हो गए क्रॉप्स को या वेजिटेशन के लिए, कि भाई किस तरह का क्लाइमेट है तो कौन सी क्रॉप हम वहां पर ज्यादा उगा सकते हैं। दूसरा, सोयल का प्रोफाइल कैसा है। तो सोयल का प्रोफाइल डिपेंड करता है क्लाइमेटिक फैक्टर्स पे। तो उन क्लाइमेटिक फैक्टर्स और सोयल के प्रोफाइल को देखते हुए ही हम कहीं पे कि किस टाइप की क्रॉप उगानी है हमें, उस चीज का डिसीजन लेते हैं, किस तरह की क्रॉप यहाँ पर ज्यादा अच्छी हो सकती है। क्ले एंड लोमी सोयल्स आर बोथ सुटेबल फॉर ग्रोइंग सीरियल्स लाइक व्हीट। सच सोयल्स आर गुड एट रिटेनिंग वाटर। इनकी वाटर रिटेन करने की कैपेसिटी अच्छी होती है, लेकिन पैडी जो है उसके लिए बहुत ज्यादा वाटर रिटेन करना होता है। तो सोयल्स रिच इन क्ले एंड ऑर्गेनिक मैटर। तो इस तरह की जो सोयल होती है वो पैडी के लिए जरूरी होती है, क्योंकि उसकी हैविंग ए गुड कैपेसिटी टू रिटेन वाटर आर आइडियल। उसकी जो कैपेसिटी है वाटर रिटेन करने की वो आइडियल है पैडी के लिए। उसके बाद फॉर लेंटिल्स, मसूर एंड अदर पल्सेस, ठीक है, मसूर की दाल होगी या दूसरी दालें होगी, या उनके लिए लोमी सोयल चाहिए। विच ड्रेन वाटर इजिली, जिसमें से थोड़ा जल्दी वाटर जो है वो ड्रेन हो जाए, उसके लिए जरूरी होता है। क्योंकि अगर वो वाटर रिटेन कर जाएंगी तो वहां पर जो उनकी क्रॉप की जो रूट्स हैं वो खराब हो जाएंगी, तो फिर वहां वो क्रॉप्स जो है उसमें नहीं हो पाएंगी। तो उसके लिए लोमी सोयल चाहिए होती है। कॉटन के लिए सैंडी लोम और लोम, तो जिसमें मतलब लोमी सोयल भी हो, थोड़ा सैंड भी हो उसमें, या लोमी सोयल भी चल जाएगी। विच ड्रेन वाटर इजिली, तो उसमें भी कॉटन के लिए भी जो है वाटर जो है वो रिटेन नहीं होना चाहिए ज्यादा। एंड कैन होल्ड प्लेंटी ऑफ एयर आर मोर सुटेबल। तो थोड़ा ज्यादा जब उसमें गैप होगा बीच में इनके पार्टिकल्स के, तो ये वाटर ज्यादा जल्दी ड्रेन कर जाएंगी, और जो एयर है वो इसमें थोड़ा ज्यादा होल्ड कर लेंगे ये अपने पार्टिकल्स के बीच में। तो ये ज्यादा सुटेबल है कॉटन के लिए। क्रॉप्स सच एज व्हीट आर ग्रोन इन द फाइन क्ले सॉइल। जैसे व्हीट है तो वो फाइन क्ले सॉइल में जो है वो उग जाएंगी, बिकॉज दे आर रिच इन ह्यूमस एंड आर वेरी फर्टाइल। वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती हैं और उसमें ह्यूमस भी होता है बहुत ज्यादा, तो वहां से उसको न्यूट्रिशन आसानी से मिल जाता है अच्छी तरह से।
Find from your teachers, parents and farmers the type of soils and crops grown in your area. तो आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं कि जिसमें क्रॉप्स उगा रहे हैं तो किस टाइप की सोइल्स हैं और उनमें कौन सी क्रॉप्स हम उगा रहे हैं। तो एंटर द डेटा इन द फॉलोइंग, तो इसमें आपको एंटर करना है, जैसे क्ले है तो व्हीट है, या दूसरी जो है लोमी सॉइल है तो उसमें कॉटन है, या सैंडी लोम है। तो इस तरह से जो भी आपको यहाँ प्रोफाइल होगा सॉइल का, उसमें किस टाइप की क्रॉप्स हैं तो आप उसको यहाँ फिल कर सकते हैं इसमें। विच काइंड ऑफ सॉइल वुड बी मोस्ट सुटेबल फॉर प्लांटिंग राइस, तो राइस के लिए कौन सी ज्यादा सॉइल सुटेबल है, तो राइस के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल होती है क्ले सॉइल। तो सॉइल विद ए हायर और लोअर रेट ऑफ परकोलेशन, तो क्ले सॉइल जो होती है उसका रेट ऑफ परकोलेशन जो है वो लोअर होता है, बहुत कम होता है, इसलिए वो राइस के लिए सुटेबल होती है। क्योंकि हमें चाहिए जिसकी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है सॉइल की, वो सॉइल चाहिए राइस के लिए, क्योंकि हमें पानी ज्यादा रिटेन करना है वहां पर, ठीक है, नीचे अर्थ में नीचे पानी नहीं पहुंचाना है जल्दी से। तो इसलिए राइस के लिए क्ले सॉइल जरूरत होती है, उसका परकोलेशन रेट लोअर होता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ परकोलेशन एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो परकोलेशन रेट होता है, तो परकोलेशन रेट का मतलब ये है कि अगर आपने पानी डाल दिया ऊपर से तो वो कितनी जल्दी नीचे चला जाएगा, कितनी जल्दी पानी वो एब्जॉर्ब कर लेगी, सॉइल उसको नीचे पहुंचा देगी एब्जॉर्ब करके। तो अगर ऐसी सॉइल है तो उसका परकोलेशन रेट ज्यादा है, यानी कि पानी नीचे रिस जाना सारा का सारा, तो वो परकोलेशन होता है। लेकिन वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। वाटर रिटेन्ड का मतलब ये है कि अगर आपने किसी उसमें मिट्टी में पानी डाल दिया तो वो कितना पानी एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है, एब्जॉर्ब करके वो कितना होल्ड कर लेगी। जैसे कोई स्पंज है, आप उस स्पंज में पानी डाल देते हैं तो उस स्पंज पे पानी डालने से वो सारा का सारा मोस्टली पानी जो है वो स्पंज एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसी तरह से इसी को बोलते हैं कि अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड, कितना अमाउंट जो है वाटर का उसने रिटेन किया है। तो स्पंज जो है वो नीचे पानी नहीं जाने देगा आसानी से, सारा होल्ड कर लेगा। स्पंज जो होता है उसका जो परकोलेशन रेट है उसमें तो वो बहुत कम है, क्योंकि वो नीचे पानी को नहीं पहुंचने देगा, वो खुद में ही एब्जॉर्ब कर लेगा। उसमें इतने अंदर स्पेस होता है बीच में उसके पार्टिकल्स के बीच में कि वो पानी को ज्यादा से ज्यादा रिटेन कर सके। तो आपको इससे समझ आ गया होगा कि स्पंज जो होता है एक, तो वो वाटर ज्यादा रिटेन करता है, अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि वो सारा पानी चूस लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है अपने अंदर। तो जब वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा अपने अंदर तो उसका परकोलेशन रेट कम होगा। तो परकोलेशन का मतलब होता है पानी का नीचे रिस जाना, बह जाना निकल के उसमें से सारा का सारा जो है, जैसे अर्थ में आपने पानी डाल दिया किसी उसमें और वो सारा पानी नीचे चला गया तुरंत एकदम। तो ऐसा कब होता है, जब कोई रेतीली जमीन होती है, आप रेत के टीले पे पानी डाल दो वो तुरंत नीचे चला जाएगा। तो रेत का परकोलेशन रेट जो है वो हाई है और वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी उसकी कम है। तो ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा, रेट ऑफ परकोलेशन और अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड। अब आ गया सोयल इरोजन, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रिमूवल ऑफ लैंड सरफेस बाय वाटर, विंड और आइस इज नोन एज इरोजन। तो जैसे कई बार बहुत तेज पानी आता है, बाढ़ आ जाती है या तेज हवा चलती है, तो उसकी वजह से जो है जो धूल मिट्टी उड़ जाती है, ऊपर की जो लेयर है वो एक जगह से दूसरी जगह उड़ के जो है चली जाती है। उसके साथ जो है जरूरी मिनरल्स हैं या न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो प्लांट रूट्स फॉर्मली बाइंड द सोयल, इसको रोकने के लिए क्या है कि प्लांट की जो रूट्स हैं वो सोयल को अच्छी तरह बांध के रखती हैं। इन द एब्सेंस ऑफ प्लांट, प्लांट की अगर एब्सेंस है तो सोयल बिकम्स लूज, तो सोयल लूज होती है। जैसे रेगिस्तान में प्लांट ना के बराबर होते हैं तो वहां पे पार्टिकल्स जो है वो बिल्कुल लूज है, तो तेज हवा आएगी तो कितनी सारी धूल वहां पे जो है बहुत ज्यादा धूल उड़ जाती है। सो इट कैन बी मूव्ड बाय विंड एंड फ्लोइंग वाटर, तो ये क्या हो जाती है, वो तो ऊपर की जो लेयर है वो मूव हो जाती है, हवा से मूव हो जाएगी या पानी से वो मूव हो जाएगी। तो इरोजन ऑफ सोयल इज मोर सोयल इन एरिया ऑफ लिटल और नो सरफेस वेजिटेशन, तो उन एरियाज में सोयल इरोजन ज्यादा होता है जहां पर सरफेस पर कोई प्लांट वगैरह नहीं है और जहां पर वेजिटेशन नहीं है। तो सच एज डेजर्ट और बेयर लैंड, जो खाली पड़ी जमीनें होती हैं तो उनमें
कल्टीवेशन तो होता नहीं है, उसमें क्रॉप्स नहीं उगाई जाती हैं, तो वहां से मिट्टी जो है दूसरी जगह उड़ के चली जाती है। इसी को सॉइल इरोजन कहते हैं। सो कटिंग ऑफ ट्रीज, पेड़ भी बहुत ज्यादा कट रहे हैं, एंड डिफॉरेस्टेशन शुड बी प्रिवेंटेड। ठीक है, लोग पेड़ काटते हैं, ठीक है, और डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी सॉइल इरोजन ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पानी जैसे ऊपर पहाड़ में बारिश होती है तो वहां पे अगर डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो वो जो है पानी के साथ मिट्टी सारी बह जाएगी वहां से। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एफर्ट शुड बी मेड टू इंक्रीज द ग्रीन एरियाज। तो ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करनी चाहिए हमें, ट्रीज ज्यादा से ज्यादा लगाने चाहिए, तो सॉइल इरोजन कम से कम होगा उसके। और वैसे भी प्लांट से और इन ट्रीज से हमें ऑक्सीजन ज्यादा मिलती है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स जो है वो लगाने चाहिए। तो प्लांटेशन बहुत जरूरी है, अर्थ के लिए भी, एनवायरनमेंट के लिए, सभी के लिए जरूरी है प्लांटेशन। तो इस चैप्टर में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भी हैं।